आज से 14 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। 14 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से हमारी कायनात मार्ज़ वजूद में आई। इस धमाके के पहले सेकंड में ही कायनात की 4 नेचुरल फोर्सेस अलग हुईं। क्वार्क्स बने और उनसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने। हाइड्रोजन का एटम बना और फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वो हाइड्रोजन के एटम जब फ्यूज़ करते तो उनसे हीलियम बना। और फिर इसी तरीके से फ्यूजन से बड़े एलिमेंट्स बने, यहाँ तक के स्टार्स बने। जी हाँ, स्टार्स बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज है, जो कि एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल करते हैं, हीट की सूरत में और लाइट की सूरत में। इंसान हमेशा एनर्जी के पीछे भागता है। एनर्जी इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक है, पर एनर्जी के वो तरीके जो कि हमारी आबो हवा को और एटमॉस्फेयर को ख़राब ना करें बहुत ही कम है। और अमूमन हम उन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए जिनसे हमारी आबो हवा दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। सूरज एक एनर्जी की क्लीन सोर्स है, बिल्कुल साफ सुथरी सोर्स है। अगर हम किसी तरीके से सूरज ज़मीन पर बना सकें तो हमें एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स मिल जाएगा जो कि साफ सुथरा सोर्स होगा। पर सवाल यह है कि क्या हम स्टार्स, सूरज ज़मीन पर बना सकते हैं? चले हम चलते हैं सूरज की तरफ। वहां पर एनर्जी कैसे पैदा हो रही है? हमें पता है कि सूरज में फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपके सामने हैं। इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलते रहते हैं जबकि प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, सूरज में ये आइसोटोप्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। जब हम हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये प्लाज्मा की शक्ल इख्तियार करती है। प्लाज्मा के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, पर आपको बता दूं कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और सूरज पे तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी हासिल करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और प्रोटॉन्स पीछे रह जाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं और ये प्लाज्मा बनाते हैं। तो प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर 2 स्पंज से दूंगा। ये दोनों स्पंज को आप प्रोटॉन समझिए जो कि सूरज में मौजूद हैं और इनमें पानी भी भरा हुआ है। दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पर अगर इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जाए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो इनका मोशन तेज़ हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इनका मोशन इतना ज़्यादा तेज़ होगा कि ये एक दूसरे में आके ज़ोर से लगेंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे। इसमें ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो टेम्परेचर और ग्रेविटी और उसके साथ प्रेशर, ये तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ आके लगेंगे तो इनमें से पानी नीचे गिरेगा। ये पानी हम एनर्जी के तौर पर लेते हैं। हम समझते हैं कि ये एनर्जी रेडिएट हुई है। तो ये एनर्जी कितनी रेडिएट होगी, इसकी मालूमात हमें आइंस्टाइन ने दी, E=mc²। अब जब इनमें से पानी निकला तो इनका मैस कम हो गया, इन दोनों प्रोटॉन्स का मैस कम हो गया ना, पहले जितना तो नहीं रहा। तो इसका मतलब यह है कि कुछ मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी वजह से जब 2 प्रोटॉन्स आके आपस में फ्यूज करते हैं तो इस प्रोसेस में उनका मैस कम हो जाता है और वो मैस एनर्जी के तौर पर रेडिएट होता है। इसे हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 हाइड्रोजन के एटम दिखा रहा हूँ। जब ये फ्यूज होंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक ड्यूटेरियम बन रहा है और उसके साथ आपके पास एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही है और आपके पास एक पॉजिट्रॉन बन रहा है। ये आपके पास पॉजिट्रॉन है, ये एंटी मैटर का पार्टिकल होता है, जबकि यहाँ पर आपके पास एनर्जी रेडिएट होती है। तो हमें यह पता चल गया कि फ्यूजन के रिएक्शन से एनर्जी रेडिएट होती है। पर फ्यूजन का रिएक्शन 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप ये होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ फ्यूज होते हैं और एक ड्यूटेरियम बनाते हैं। इस असना में वो पॉजिट्रॉन यानी एंटी मैटर का एक पार्टिकल भी बनाते हैं और न्यूट्रिनो जिसका न्यूट्रल चार्ज होता है वो भी बनाते हैं। उसके बाद ये ड्यूटेरियम फिर हाइड्रोजन के साथ फ्यूज करता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है और इसमें ये हीलियम 3 बनाता है। ये सब का सब सूरज पे हो रहा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है।
अब हमारे पास हीलियम 3 बन गया और उसके साथ एनर्जी बहुत ज़्यादा रेडिएट हुई। उसके बाद ये हीलियम 3 फिर हीलियम 3 के साथ फ्यूज होता है और हीलियम का एटम हमें देता है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन के एटम भी दे देते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन के एटम फिर दोबारा रिएक्ट करते हैं और ड्यूट्रियम बनाते हैं और इस तरीके से ये साइकिल सूरज में चलता रहता है। ये 3 स्टेप प्रोसेस है फ्यूजन रिएक्शन का। पर फ्यूजन रिएक्शन की जरूरत क्यों है? यहां पर मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि अगर मैं 1 मोल लूं फ्यूजन रिएक्शन के लिए और उसका फ्यूजन रिएक्शन करवाऊं तो मेरे पास जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 1.65 इंटू 10⁻12 जूल। ये बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब इस एनर्जी का अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि अगर हम हर रोज 20 किलोवाट आवर पर डे हमारी एनर्जी कंजम्पशन है तो ये हमारे 60 साल की एनर्जी है। यानी अगर जितनी एनर्जी हम 60 साल में इस्तेमाल करेंगे उतनी एनर्जी है। और इसके लिए अगर मैं फ्यूजन रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के फ्यूजन रिएक्शन के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम जो है वो पानी में मौजूद होते हैं, तो मुझे 1 टब पानी चाहिए और उसके साथ मुझे लिथियम की बैटरीज चाहिए। 2 बैटरीज चाहिए लैपटॉप की जिसमें लिथियम मौजूद होता है क्योंकि उसमें हमें ट्रिटियम मिल जाता है। और इन 2 चीजों से मैं अपने 60 साल की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हूं अगर मैं फ्यूजन रिएक्शन इस्तेमाल करता हूं। और अगर मैं फ्यूजन रिएक्शन इस्तेमाल नहीं करता, मैं कोल पावर प्लांट से ये एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो आपके सामने एक व्हील बैरो है जो कि कोयले से भरी हुई है। इस तरीके की 1600 व्हील बैरोज मुझे चाहिए होंगे अपने 60 साल की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और जब ये जलेगा कोयला तो आप देख सकते हैं कि इससे कितनी टॉक्सिक गैसेज, कार्बन हमारी फजा में जाएगी और उसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं वो नजर आएंगे। तो यहां पर आपको फ्यूजन रिएक्शन का पता चल रहा है जो कि बहुत क्लीन एनर्जी है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा मौजूद है और हम कई जगह पर न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी और पावर जनरेट कर रहे हैं। पर ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर फिशन रिएक्शन के ऊपर मुनहसर हैं। ये फिशन रिएक्शन करवाते हैं और इससे हमारे पास जो वेस्ट आता है वो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। और ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो बहुत खतरनाक होता है हर किस्म की लाइफ के लिए। तो यहां पर मैंने आपको दिखाया है कि फिशन जो रिएक्शन होता है उसमें हम एक बड़े एलिमेंट को, जिस तरह यूरेनियम है, उसको तोड़ते हैं छोटे एलिमेंट्स में जैसे बेरियम एंड क्रिप्टॉन, और इस असना में हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। और अगर आप फ्यूजन देखें तो इसमें हम 2 छोटे एलिमेंट्स को, यानी हाइड्रोजन जो कि पानी में मौजूद होती है, इसको आपस में इंटरेक्ट कराते हैं, फ्यूज कराते हैं ताकि हमें एक बड़ा एलिमेंट मिल सके जो कि हीलियम है, जो कि गैसी गुब्बारों में भरी जाती है उनको उड़ाने के लिए। तो अगर मैं आपको कहूं कि आप एक रिएक्टर बनाना चाहते हैं, आप कौन सा रिएक्टर बनाएंगे? क्या आप यूरेनियम बेस्ड बनाएंगे या ऐसा रिएक्टर बनाएंगे जिसको पानी से चलाया जा सके? तो आप लाजमन एक ऐसा रिएक्टर बनाएंगे जिसकी इनपुट पानी है, क्योंकि दुनिया में पानी बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि ये हमें क्लीन एनर्जी देता है। इसमें भी रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं पर वो बहुत बहुत मामूली होते हैं, जो कि ट्रिटियम की फॉर्म में होते हैं। तो सूरज जो है उसको जमीन पर कैसे लाया जा सके, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हम अगर उतना टेम्परेचर बना लें, हासिल कर लें और उतना प्रेशर हासिल कर लें, सूरज में फिर भी एक ऐसी चीज है जो कि जमीन पर लाना बहुत मुश्किल है, और वो है ग्रेविटी। हम जमीन पर इतनी ग्रेविटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जितनी कि सूरज की होती है। तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा इस ग्रेविटी का असर ज़ायल करने के लिए, और उसके लिए हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं। सूरज का टेम्परेचर होता है 15 मिलियन सेंटीग्रेड। अब क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो इसलिए वो मोशन हासिल करने के लिए प्रोटॉन्स का, जो कि वो एक दूसरे में जाकर लगे और फ्यूज हो, हमें 150 मिलियन सेंटीग्रेड तक जाना पड़ता है, बल्कि 200 मिलियन सेंटीग्रेड तक भी जाना पड़ता है। तो 10 गुना या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर हम हासिल करते हैं अपनी लैब्स में, फ्यूजन रिएक्टर्स में, ताकि हम ये रिएक्शन करवा सकें। जो टेम्परेचर हम हासिल करते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से करते हैं, माइक्रोवेव से करते हैं और पार्टिकल बीम से करते हैं। मैं 150 मिलियन सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं। 2 किस्म के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स होते हैं। पहला जो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट फ्यूजन, जिसको टोकामैक कहते हैं। टोकामैक एक रशियन वर्ड है क्योंकि ये सबसे पहले रशिया ने इजाद किया। और दूसरा जो तरीका है, जो रिएक्टर है, वो है द इनर्शियल कन्फाइनमेंट फ्यूजन रिएक्टर, जो कि हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। हमें पता है कि प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और इनकी
कंडक्शन या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सूरज को जमीन पे बनाने के लिए, चाहे वो बहुत ही छोटे साइज का सूरज हो, सबसे अहम मसला ये है कि उसका जो प्लाज्मा है जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म होगा, उसको कन्फाइंड कैसे किया जाए, उसको एक जगह पर रोका कैसे जाए, क्योंकि वो जिस जिस चीज को टच करेगा वो चीज को खत्म कर देगा। उसके लिए हमने मदद ली मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल होता है। अगर हम एक कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएं तो उसके परपेंडिकुलर उसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल रखें तो वो फ्लो करेगा, वो मूव करेगा। इसी तरीके से हम एक कॉइल लेते हैं और उसको डोनट की शक्ल देते हैं, जिस तरीके से ये डोनट है। इसको हम टोकामैक रिएक्टर भी कहते हैं, टोकामैक मशीन भी कहते हैं। ये एक डोनट की शक्ल की कॉइल है जो कि आपको नजर आ रही है, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपको कन्फाइंड करती है जो प्लाज्मा इसमें मूव करता है उसके पाथ को। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन का प्लाज्मा मौजूद है जो आपको नजर आ रहा है। ये प्लाज्मा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस तरीके से सर्कुलर पाथ में जाएगा, जिस तरह डोनट के गिर्द घूमता है। यहाँ पर हमारे पास अंदर 150 मिलियन सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और वैक्यूम होता है। इसके अलावा भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, पर मैंने इसको सिंपल रखने के लिए आपको दिखाया है कि हम प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेते हैं। टोकामैक रिएक्टर्स जो होते हैं, अभी हमें इनमें बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस किस्म के फ्यूजन रिएक्टर्स का सबसे बड़ा हमें जो प्रॉब्लम नज़र आया वो ये कि जब हम इनको चलाते हैं और जब इनमें से प्लाज्मा को मूव करते हैं, अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको पिंक कलर का प्लाज्मा नज़र आ रहा होगा जो कि इससे मूव कर रहा है। इसकी इनिशियल स्टार्टअप के लिए, इसके ऑपरेशन के लिए हमें अगर 25 मेगावाट एनर्जी चाहिए तो ये प्रोड्यूस 16 मेगावाट कर रहा है। तो ये किस किस्म का रिएक्टर है जो ज्यादा एनर्जी ले रहा है और कम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? हमें तो एक ऐसा रिएक्टर चाहिए जो कम एनर्जी ले और ज्यादा आउटपुट दे। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, और यहाँ पर मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ जिसमें आपके पास फ्यूजन प्रोडक्ट जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे है। ये बताता है कि आपका जो रिएक्टर है वो उसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। जितना वो ऊपर जाएगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी। और हमारे पास जो एक्स एक्सिस है इस पर टेम्परेचर है मिलियन डिग्रीज में। तो सबसे अच्छा जो रिएक्टर है वो आपको कौन सा नजर आ रहा है? यहाँ पर आपको ITER ये सबसे अच्छा परफॉर्मेंस में सबसे बेहतर रिएक्टर नजर आ रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, और ये तकरीबन 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप यहाँ पर देखें ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ITER 35 मुल्कों का कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जो कि फ्रांस में बनाया गया है। इसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस, इंडिया, जापान जैसे बड़े मुल्क शामिल हैं, और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जहां पर एक टोकामैक बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर लगाया जा रहा है जो कि क्लीन एनर्जी हमें प्रोड्यूस करके देगा। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि जब ये 2025 में सर्विस में आएगा तो ये 50 मेगावाट एनर्जी जो है वो कंज्यूम करेगा, और हमें 500 मेगावाट, 10 गुना ज्यादा 500 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा, जो कि अपनी किस्म का पहला न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होगा। और इसकी जो इनपुट है वो होगी पानी, क्योंकि इसको हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन हमें पता है कि पानी में प्रोटियम और ड्यूट्रियम जो है वो बहुत ज्यादा मौजूद होता है। पर हमें तो ट्रिटियम भी चाहिए, और ट्रिटियम दुनिया में बहुत कम होता है। जो होता है वो अमूमन जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो वॉरहेड्स में यूज हो जाता है। तो फिर हम ट्रिटियम का क्या करें? इसका एक नेमुल बदल, एक अल्टरनेटिव है, और वो अल्टरनेटिव है हीलियम 3। हीलियम 3 चांद की डस्ट में, मून की डस्ट में बहुत ज्यादा मौजूद होता है। तो हम जब मून पर गए, हमने वहां पर माइनिंग शुरू कर दी। अभी रिसेंटली खबर है कि चाइना जो है वो मून पर माइनिंग करने जा रहा है, और वो वहां से हीलियम 3 लेगा, और हीलियम 3 को यूज करेगा वो ट्रिटियम की जगह, ताकि वो रिएक्शन करवा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ड्यूट्रियम और ट्रिटियम रिएक्ट करते हैं। जब वो फ्यूज करते हैं तो वो हमें हीलियम देते हैं, न्यूट्रिनो देते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पर अगर हम यही काम ड्यूट्रियम और हीलियम 3 के साथ करें तो यहाँ पर भी जब ये फ्यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटॉन देते हैं, और हमें हीलियम आउटपुट पे मिलती है। तो दोनों कंडीशन में हम ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ITER के टोकामैक की एक मॉडल की पिक्चर दिखाई है जिसमें आपको कॉइल्स नजर आ रही होंगी, और आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो इसमें इस तरीके से मूव करे। दुनिया की 35 नेशंस ITER के पार्टनर्स हैं जिनको मैंने यहां पर आपको दिखाया है,
और इनमें पाकिस्तान भी मौजूद है और इंडिया भी मौजूद है। 2025 में ITER सर्विस में आ जाएगा और वो एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। और न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत ही अहम साल होगा। उस साल पहली मर्तबा ये इस्टेब्लिश होगा कि इंसान लैब में सूरज बनाकर उससे एनर्जी हासिल कर सकता है और हमारे लिए एक क्लीन एनर्जी का नया सोर्स सामने आ जाएगा।